नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमित डार्क फाइल्स में। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए और शुरू करते हैं इस खतरनाक भूतिया कहानी को। मेरा नाम आर्यन है। आज 2 साल हो गए उस बात को, पर आज भी जब रात के 2 बजते हैं मेरी रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, पर उस रात जो हमने महसूस किया वो कोई वहम नहीं था। हम 4 दोस्त थे, मैं, समीर, कबीर और राघव। हम सब की उम्र यही कोई 22-23 साल रही होगी। हम एक ट्रिप पर निकले थे बिना किसी प्लान के, बस एक पुरानी SUV और ढेर सारी मस्ती। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मस्ती हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। शाम के करीब 7:15 बज रहे थे। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में धुंध इतनी गहरी थी कि कार की हेडलाइट्स भी हार मान रही थीं। हमारा इरादा अगले शहर पहुंचने का था, लेकिन GPS ने साथ छोड़ दिया और हम एक ऐसे कच्चे रास्ते पर आ गए जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। तभी राघव ने पीछे वाली सीट से कहा, भाई मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अरे तू डर मत, बस थोड़ी देर और, समीर ने ड्राइविंग करते हुए कहा, हालांकि उसकी नजरें भी बेचैनी से बाहर कुछ तलाश रही थीं। तभी अचानक गाड़ी के बोनेट से एक अजीब सी आवाज आई, कट कट कट, और गाड़ी ने झटके खाकर दम तोड़ दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। हम चारों गाड़ी से नीचे उतरे। ठंडी हवा के झोंकों ने जैसे हमारे चेहरों को काट दिया हो। हम बोनट खोलकर देख ही रहे थे कि कबीर ने दूर घने पेड़ों की तरफ इशारा किया। वो देखो, शायद वहां कोई घर है। धुंध के पीछे एक पुराना सा 2 मंजिला लकड़ी का घर नजर आ रहा था। उसकी खिड़की पर एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हमें लगा कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। हम उस घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में सूखे पत्तों की आवाज हमारे कदमों के साथ गूंज रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। वो एक पुरानी चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। कोई है? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। अंदर एक अजीब सी महक थी, जैसे बहुत पुरानी किताबों और गीली मिट्टी की खुशबू मिली हुई हो। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक साया गुजरता हुआ दिखा। वो एक लड़की थी। उसने सफेद नहीं बल्कि एक साधारण सी नीली कुर्ती पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो लड़की, एक्सक्यूज मी, समीर चिल्लाया। वो लड़की रुकी। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बस एक अजीब सी शून्यता थी। उसकी उम्र शायद 20 साल रही होगी। बाहर तूफान आने वाला है, आप अंदर आ जाइए। उसकी आवाज बहुत धीमी और सपाट थी, जैसे वो कोई रिकॉर्डिंग बोल रही हो। उसने अपना परिचय निशा के रूप में दिया। उसने बताया कि वो अपने दादाजी के साथ यहाँ रहती है, जो अभी सो रहे हैं। उसने हमें एक कमरा दिखाया और कहा कि हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं। रात के करीब 11:15 बजे थे। हम चारों कमरे में लेटे थे, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। तुमने नोटिस किया? कबीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। निशा की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी जब वो मोमबत्ती लेकर चल रही थी। चुप कर यार, डरा मत, राघव ने कंबल ओढ़ते हुए कहा। तभी बाहर गैलरी में चलने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा थोड़ा सा खोला। गैलरी खाली थी, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे जो निशा के कमरे की तरफ जा रहे थे। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। निशा के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। निशा वहां नहीं थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिस पर ताजे फूलों का हार चढ़ा था। वो तस्वीर निशा की थी, लेकिन उसके नीचे लिखी तारीख ने मेरा खून सुखा दिया। निशा 1998-2021। तभी मेरे कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो निशा खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो शून्यता नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। क्या तुम मेरा सामान ढूंढने में मदद करोगे? वो तालाब में गिर गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चीखना चाहता था, पर गला जैसे जाम हो गया था।
पीछे मुड़कर देखा तो समीर, कबीर और राघव भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो पत्थर की तरह जम चुके थे और निशा की तरफ एक सम्मोहन की स्थिति में देख रहे थे। निशा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चलो, अब देर हो रही है। निशा का वो बर्फीला हाथ जैसे ही मेरे कंधे पर टिका, मुझे लगा मानो शरीर का सारा खून जम गया हो। उसकी आंखों से गिरता वो काला गाढ़ा तरल उसकी नीली कुर्ती पर धब्बे बना रहा था। वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसी 10 मिनट पहले थी। चलो ना आर्यन, सब इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरा नाम लिया, जबकि मैंने उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। मैंने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। समीर, कबीर और राघव पागलों की तरह एक कतार में खड़े थे। उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। वे किसी मशीन की तरह निशा के पीछे चलने लगे। सन्नाटे की चीख, समीर, कबीर, होश में आओ, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस कमरे के दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वे तीनों गैलरी से होते हुए घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं उनके पीछे भागा। घर के बाहर निकलते ही कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। निशा सबसे आगे चल रही थी और उसके चलने की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज मेरे और मेरे दोस्तों के पैरों से आ रही थी। हम जंगल के बीचों बीच एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचे। वहां का पानी काला और स्थिर था, जैसे कोई गाढ़ा तेल हो। तालाब के चारों तरफ अजीब से पुराने पत्थर गड़े थे, जिन पर कुछ धुंधली इबारतें लिखी थीं। निशा तालाब के किनारे जाकर रुक गई। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब चेहरे को फाड़ देने वाली थी। यहीं नीचे मेरा सामान है, मेरा चैन, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी। उसने पानी की तरफ इशारा किया। अचानक समीर तालाब की तरफ बढ़ने लगा। समीर, रुको! मैंने उसका हाथ पकड़ा, पर उसकी ताकत उस वक्त किसी बैल जैसी थी। उसने मुझे एक झटके में पीछे धकेल दिया। मैं पत्थरों पर जा गिरा। मेरा सिर एक पत्थर से टकराया और मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। अर्धमूर्छित अवस्था में मैंने देखा कि तालाब के काले पानी के अंदर से दर्जनों सफेद हाथ बाहर निकल रहे थे। वे हाथ निशा के नहीं थे, वे बहुत छोटे थे, जैसे बच्चों के हाथ हों। वो भयानक मंजर। निशा अब हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। 25 साल से मैं अकेले यहां इंतजार कर रही थी। इस तालाब को ताजा रूहें चाहिए ताकि ये मुझे आजाद कर सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो नीली कुर्ती उसने पहनी थी वो वैसी ही थी जैसी उस कमरे की तस्वीर में थी, पर अब उस पर काई और कीचड़ जमने लगा था। वो धीरे धीरे गल रही थी। उसकी त्वचा पीली पड़कर फटने लगी थी। कबीर और राघव भी अब तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके थे। पानी के वो सफेद हाथ उनके पैरों को जकड़ने लगे। नहीं, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और रेंगते हुए कबीर के पास पहुंचा। मैंने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, तभी मेरा हाथ पानी को छू गया। पानी बर्फीला नहीं था, वो उबल रहा था। जैसे ही मेरा हाथ पानी में गया, मुझे सुनाई दी हजारों चीखें। वो उन लोगों की रूहें थीं जो पहले यहां फंस चुके थे। मुझे पानी के अंदर निशा का असली चेहरा दिखा, एक सड़ा हुआ कंकाल जिसकी खोपड़ी में अभी भी कुछ बाल चिपके थे। तभी मुझे याद आया, रास्ते में उस घर के अंदर मैंने एक छोटी सी अलमारी देखी थी जिसमें कुछ पुरानी धार्मिक किताबें और एक पीतल का दीपक रखा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था सिवाय मेरे गले में पहने उस पुराने तावीज के जो मेरी मां ने मुझे दिया था। मैंने कांपते हाथों से वो तावीज निकाला और पूरी ताकत से चिल्लाकर एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो मुझे बचपन में सिखाया गया था। जैसे ही मैंने तावीज को पानी की तरफ फेंका, एक तेज रोशनी हुई। निशा की एक भयानक चीख गूंजी जिससे कान के पर्दे फटने लगे। वो तालाब का पानी खोलने लगा और एक काला धुआं उठने लगा। मेरे दोस्त अचानक जमीन पर गिर पड़े जैसे किसी ने उनकी डोर काट दी हो। लेकिन ये अंत नहीं था। निशा का साया अब और भी विशाल हो गया था। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाईं। तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगे? उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। अभी तो खेल शुरू हुआ है, तीसरे पहर की दस्तक अभी बाकी है। उसने राघव को अपनी गोद में उठा लिया और पलक झपकते ही गायब हो गई। कोहरा छटा तो मैंने देखा कि समीर और कबीर बेहोश पड़े थे, पर राघव कहीं नहीं था। तालाब का पानी अब बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तालाब के किनारे पर राघव का एक जूता पड़ा था जिसके अंदर से अभी भी धुआं निकल रहा था।
मुझे दूर उस पुराने घर की ऊपरी खिड़की पर वही मध्यम रोशनी फिर से जलती हुई दिखाई दी और वहां खिड़की पर खड़ा कोई हमें देख रहा था। वो निशा नहीं थी, वो कोई और था, शायद वो दादाजी जिनका जिक्र उसने किया था। राघव गायब हो चुका था। समीर और कबीर अभी भी जमीन पर बेहोश पड़े थे। जंगल का सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 बेहोश दोस्तों को बचाऊं या राघव को ढूंढने उस डरावने घर में वापस जाऊं। तभी उस पुराने घर की ऊपरी मंजिल से राघव की चीख सुनाई दी, आर्यन, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेंगे। उसकी आवाज में जो तड़प थी उसने मेरे डर को गुस्से में बदल दिया। मैंने समीर और कबीर को झकझोर कर उठाया। जैसे ही उन्हें होश आया, उनकी आंखों में वही दहशत थी। राघव? समीर ने कांपते हुए पूछा। वो ऊपर है, हमें उसे लाना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा, हालांकि अंदर से मैं खुद टूट रहा था। जब हम दोबारा उस घर के अंदर दाखिल हुए तो वो वैसा नहीं था जैसा हमने पहले देखा था। दीवारों से खून जैसा कुछ रिस रहा था और सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी इंसान की पसलियों पर चल रहे हों। चरमराहट की जगह अब कराहने की आवाजें आ रही थीं। ऊपरी मंजिल के उसी कमरे में जहां निशा की तस्वीर थी, वहां अब एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी खाल लटकी हुई थी और आंखें सफेद थीं। वो निशा का दादा नहीं था, बल्कि वो वही शैतान था जिसने निशा की बलि दी थी ताकि वो अमर रह सके। राघव कमरे के कोने में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसकी खाल पर अजीब से निशान उभर रहे थे। इसे छोड़ दो, कबीर चिल्लाया। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा। एक गया तो दूसरा आया। इस तालाब को हर 25 साल में 4 रूहें चाहिए होती हैं। 3 मिल चुकी हैं, बस एक की कमी है। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। निशा का साया दीवारों से निकलकर हमारे चारों तरफ घूमने लगा। वो अब लड़की नहीं, बल्कि एक डरावनी परछाई थी जिसके नाखून 6 इंच लंबे थे। उसने कबीर को गले से पकड़ा और हवा में उठा दिया। कबीर का दम घुटने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक लूप है। निशा खुद भी एक शिकार थी। निशा, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम भी तो इसी बूढ़े की वजह से मारी गई थी। क्या तुम चाहती हो कि यह सिलसिला कभी खत्म ना हो? निशा का साया एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों का काला खून रुक गया। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, चुप रहो, मार डालो इन्हें। बूढ़े ने एक खंजर निकाला और राघव की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी जेब से वही ताबीज निकाला जिसे मैंने तालाब से वापस उठा लिया था। मैंने उसे ताबीज नहीं, बल्कि एक जलती हुई मशाल की तरह इस्तेमाल किया। मैंने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई, उसे पर्दे पर फेंका और आग लगा दी। पुराने लकड़ी के घर में आग जंगल की आग की तरह फैली। आग की लपटों को देखते ही निशा की रूह में जैसे कुछ जाग उठा। उसे याद आया कि उसे भी इसी तरह जलाकर तालाब में फेंका गया था। निशा ने अचानक अपना रुख बदला और उस बूढ़े आदमी पर झपट्टा मार दिया। उसकी चीखें इंसानी नहीं थीं। वो बूढ़े को खींचते हुए सीधे जलती हुई सीढ़ियों से नीचे ले गई। भागो, यहां से भागो, मैंने समीर और कबीर को चिल्लाकर कहा। हमने राघव की जंजीरें तोड़ी जो अब मोम की तरह पिघल रही थीं और जलते हुए मलबे के बीच से बाहर की तरफ भागे। हम बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। वो पूरा घर आग की लपटों में घिरा था। धुएं के बीच हमें 2 साए दिखे, निशा और वो बूढ़ा। निशा ने मजबूती से उसे जकड़ रखा था। आग की लपटों के बीच निशा ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में खून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हमें शुक्रिया कह रही हो। घर एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। हम चारों भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी जो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब एक ही सेल्फ में गूंज उठी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिना रुके अपने घर तक पहुंच गए। और अब हम चारों की आंखों में आंसू थे और हम चारों ने एक दूसरे को गले लगाया।